नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सोने चांदी की कीमतें आसमान पर हैं। गोल्ड की कीमतें अपने ऑल टाइम हाई के साथ 70,000 के करीब पहुंच चुकी हैं, तो चांदी भी 78,000 के पार है। 1 जनवरी से लेकर अब तक गोल्ड की कीमतों में 11% से ज्यादा का उछाल आ चुका है। ऐसे में आज हम सोने चांदी की बढ़ती कीमतों का विश्लेषण करेंगे, कीमतों में आ रही रिकॉर्ड तेजी की वजहों को समझेंगे, जानेंगे कि क्या गोल्ड की चमक आगे भी बरकरार रहेगी। वहीं इस दौरान एक आम निवेशक की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर भी करेंगे बहुत ही खास मेहमानों से बात। लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। सोने चांदी की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही। सोना घरेलू बाजार में 69,400 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, तो चांदी भी गोल्ड की तर्ज पर तेजी दिखाते हुए 78,000 के पार हो चुकी है। पिछले 3 महीने में गोल्ड ने 11% से अधिक का रिटर्न दिया है। इससे पहले गोल्ड सिल्वर की कीमतों में इतनी तेजी देखने को नहीं मिली थी। सोने की बढ़ती चाल की बात करें तो 1 जनवरी को प्रति 10 ग्राम की कीमत 62,500 रुपए थी। 5 फरवरी को ये आंकड़ा 65,000 पर जा पहुंचा, यानी 1 महीने में 2,500 रुपए की बढ़ोतरी। वहीं 8 मार्च को गोल्ड की कीमत 66,500 के करीब जा पहुंची। फिलहाल इसकी कीमत 69,400 के पार जा चुकी है। वहीं चांदी की बढ़ती कीमतों की बात करें तो 12 मार्च को इसकी प्रति किलोग्राम की कीमत जहां 72,500 रुपए थी, वहीं इसकी मौजूदा कीमत अब 78,000 के लेवल को पार कर चुकी है। चांदी में 1 महीने में 8% से अधिक की तेजी आ चुकी है। अब सोने में रिकॉर्ड तेजी की वजह को समझते हैं कि आखिर क्यों इसकी कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। दरअसल सोने और चांदी की कीमत में तेजी की वजह डॉलर इंडेक्स में गिरावट है। साथ ही अमेरिका फेड रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती की अटकलों के चलते भी सोने और चांदी की चमक बढ़ी है और लोगों में सुरक्षित निवेश को लेकर रुझान बढ़ा है। वहीं अमेरिका में औद्योगिक और निर्माण खर्च में कमी के संकेतों के साथ ग्लोबल इक्विटी के स्थिर चाल के चलते भी सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं कीमतों के बढ़ने में जियोपॉलिटिकल वजहें भी जिम्मेदार हैं। खासकर मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल के बीच तनाव के अलावा सीरिया में ईरान के दूतावास पर इजराइल का हमला और इसके बाद ईरान का इजराइल से बदला लेने की धमकी के चलते लोग सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड में निवेश कर रहे हैं और गोल्ड की कीमतें भाग रही हैं। सोने की कीमतों के लिए काफी हद तक ग्लोबल इकोनॉमिक हालात जिम्मेदार होते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी के खराब प्रदर्शन के चलते ही निवेशक गोल्ड को सुरक्षित निवेश के तौर पर देखते हैं। ऐसे में जब सोने की डिमांड बढ़ती है तो इसकी कीमतें भी बढ़ने लगती हैं। ऐसे में गोल्ड में निवेश करने वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्हें फिलहाल क्या करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्पेशल मेहमान हमारे साथ इस स्पेशल चर्चा के लिए स्वागत कीजिए रेनेशा चेनानी का, रिसर्च हेड हैं ऑकमोंट गोल्ड की। बहुत बहुत स्वागत है रेनेशा जी आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं अजय केडिया साहब, एमडी हैं केडिया कमोडिटीज के। अजय जी बहुत बहुत स्वागत, गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं योगेश सिंघल साहब, एमडी हैं वाईके ज्वेलर्स के। सिंघल साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्टिंग विद यू रेनेशा जी, रिकॉर्ड ऊंचाई पर है सोना चांदी, क्या करना चाहिए इस वक्त? आपका एनालिसिस क्या है? एक आम कंज्यूमर को इस वक्त क्या करना चाहिए? गिरावट का इंतजार करें या एक्शन मोड में आ जाएं? नमस्कार। मुझे लगता है कि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर को अभी पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। जिस तरह से ये रैली आई है $100 की एंड यहाँ पे 2,500 से 3,000 रुपए प्राइसेस बढ़ चुकी है पिछले 4-5 दिनों में। काफी रिस्की है एंड काफी ओवरबॉट जोन में भी आ चुका है गोल्ड, टेक्निकली देखा जाए तो। फंडामेंटल फैक्टर्स जिस वजह से प्राइसेस बढ़ी है, ऑलरेडी आपने जैसे बताया, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो सबसे बड़ा मेन फैक्टर है मुझे लगता है। और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में शायद वो डिस्काउंट हो चुका है प्राइसेस में, तो यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो साइडलाइन रहना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को या वेट करना चाहिए न्यू पोजीशंस बनाने के लिए अभी। चलिए, तो थोड़ा वेट करना होगा आपको न्यू पोजीशंस बनाने के लिए। ये है राय रेनिशा जी की। अजय जी आपसे भी वही सवाल सर, आपका एनालिसिस क्या है, क्या सलाह देंगे कंज्यूमर, एक आम कंज्यूमर को?
नमस्कार। डेफ़िनेटली अगर हम देखें तो इंडिया में कंज़्यूमर को सोना कब लेना है बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे रिचुअल हो, कोई भी तीज त्योहार हो, तो हम डेफ़िनेटली सोना लेते हैं। लेकिन इंडियन जो कंज़्यूमर है वो थोड़ा प्राइस सेंसिटिव होता है। जैसे रैनी सर ने भी कहा कि इनिशियली जो हमने एक ही महीने में सा 8.5% की तेज़ी देखी, या पिछले 6 महीने की बात करें तो लगभग 23% का गेन हमने गोल्ड में आते हुए देखा। तो मुझे लगता है सामने शादी-ब्याह का सीज़न भी है और थोड़ा-सा जो ये तेज़ी आई है एक्स्ट्रा, वो एक चुभती हुई दिखाई देगी। तो नो डाउट लॉन्ग टर्म फंडामेंटल मुझे लगता है काफ़ी अच्छे हैं। पिछले साल दिवाली पे मैंने कहा था कि 70,000 का लेवल दिखाएगा, बट जिस ढंग से अब हमने 1.5-2 महीने के अंदर ही ये रैली देखी, ये थोड़ा-सा मुझे लगता है कि कूल ऑफ होना बहुत ज़रूरी है। तो टेक्निकली मुझे लगता है कि प्राइसेज़ एक बार डोमेस्टिक मार्केट में वापस 64-65 तक का पुलबैक दिखा सकता है, बट कुल मिला के अगले 1 साल तक की बात करें तो प्राइसेज़ में रैली और बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो 72,500 से 74,000 तक के लेवल भी दिखा देगी। बट टाइमिंग करंट लेवल से एक फेज़ मैनर में लेके चलिए। ऐसा मत कीजिए कि करंटली भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मैं बिल्कुल ही नहीं लूँगा। आजकल हमारे पास विकल्प काफ़ी ज़्यादा है। हम देखते हैं ईटीएफ अवेलेबल है, या छोटे डिनोमिनेशन में गोल्ड कॉइन भी अवेलेबल है। तो कहीं न कहीं आप छोटे-छोटे पार्ट पे अगर निवेश करते रहेंगे तो कभी भी ऐसी रैली को मिस नहीं करेंगे। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा-सा अगर पुल बैक हम अप्रैल-मई में देखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की कटौती की वजह से ये रैली आई है, वो ऑलमोस्ट डिस्काउंट कर चुका है। लड़ाई जो चल रही है वो डिस्काउंट हो चुकी है। तो थोड़ा पुल बैक मिल जाएगा, बट छोटे-छोटे टाइम पे आप निवेश करते रहिए। जैसे हम इक्विटी में एसआईपी करते हैं, वैसे ही आप गोल्ड में भी एसआईपी के द्वारा निवेश करके चल सकते हैं। ओके, तो पुल बैक कब मिलेगा अभी ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी भी लूँगा कि वो पुल बैक जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वो समय कब आएगा। लेकिन फिलहाल डिमांड थोड़ा सा समझने का वक्त है। सिंघल साहब, इस वक्त मौजूदा हालात में डिमांड का क्या स्थिति है, और कुछ वक्त आगे के लिए आपके प्रोजेक्शंस क्या हैं डिमांड को लेकर? देखिए, अभी सोना ऑल टाइम हाई पे है और 71,000 रुपए के करीब सोना तैयारी में बिक रहा है। 69,000 एमसीएक्स लग चुका है और अभी भी तेजी रुकी नहीं है। अभी भी वर्ल्ड में हालात ऐसे हैं कि वर्ल्ड वार के चांस बन रहे हैं, तो सभी जगह सारे देश सोना खरीद रहे हैं और इधर शॉर्ट सेलिंग में भी कुछ ज्वेलर फंसे हुए हैं। जो सट्टा बाजार है उसके अंदर सौदे बेकान में है। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें सोने में थोड़ी सी तेजी बरकरार रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, लेकिन ये सोना अभी भी खरीदने की भाव है। सोना मेरे को लगता है कि 74-75,000 रुपए तक जा सकता है। ओके, रेनेसा जी, सिंघल साहब तो कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है, अभी भी बना हुआ है मौका खरीदने का, क्या कहेंगी? गोल्ड को बाय करने का एक परफेक्ट मौका, जैसे अजय जी ने कहा, वो इंडियंस को पता ही है कब लेना है। साल में हर 3 ऐसे अच्छे मौके आते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सबको सही लगता है। जैसे अक्षय तृतीया भी आने वाला है, फिर रक्षाबंधन के टाइम पर, और फिर दिवाली धनतेरस के टाइम पर। तो ये 3 बार तो लोग गोल्ड खरीदते ही हैं जिनको खरीदना होता है, और फिर शादी ब्याह हो घर में तो तभी खरीदते ही हैं। बट मैं एडवाइस करूंगी कि अभी इतने एलिवेटेड लेवल्स हैं, थोड़ा वेट कर सकते हैं। आगे चल के अक्षय तृतीया भी आने वाला है 1 महीने में, तब खरीद सकते हैं। क्योंकि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीका होता है कि आप लमसम बाइंग मत करें। हर महीने एसआईपी करते हैं तो दैट इज द बेस्ट वे। जैसे अजय जी ने भी बताया कि आपका जो एवरेज बाइंग लेवल्स है वो काफी नीचे मिलते हैं आपको। तो मैं तो एटलीस्ट सलाह नहीं करूंगी कि अभी लमसम बाइंग इस प्राइस पे फुली 100% करना चाहिए। किसी को अगर इन्वेस्ट करना है तो यस, 10% टू 25% के आसपास करंट प्राइसेस पे कर सकते हैं। बाकी वेट करना चाहिए, स्टैगर्ड वे में बाइंग करना चाहिए जिसको जरूरी है गोल्ड बाय करना। केडिया साहब, आप भी थोड़ा सा हमें थोड़ा सा इसको क्लियर करके बता दीजिए, एक कंज्यूमर के लिहाज से, एक इन्वेस्टर के लिहाज से। कंज्यूमर के लिहाज से तो आप लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा जब पुल बैक आए तो कब आए, तो पहले तो वही बता दीजिए कि वो पुल बैक का मुफीद मौका कब आ सकता है? देखिए 2024 में स्टार्ट होने से पहले हमने एक रिपोर्ट भी निकाली थी जहां पे हमने 24 कारण रखे थे कि सोना $2,400 2024 में हो जाएगा। उम्मीद भी थी कि 70,000 का लेवल हम 2024 में देख पाएंगे, बट ये उम्मीद नहीं थी कि 1-1.5 महीने के अंदर ही हम इतनी बड़ी रैली देखेंगे। तो जब भी हमने इससे पहले 2020 में, अगर आपको ध्यान हो तो, कोविड के बाद प्राइसेस 28,000 से जब चला था तो हमने 56,000 का हाई लगने के बाद वापस मार्केट में करेक्ट कर लिया था। तो मुझे लगता है कि एक वैल्यूएशन या डॉलर इंडेक्स में जिस ढंग से तेजी बन रही है वापस, ये कहीं ना कहीं
गोल्ड पे एक दबाव रखेगा। तो मुझे लगता है कि अक्षय तृतीया से पहले एक बार मार्केट वापस जैसे अप्रैल और मई मिड तक की बात करें तो मुझे लगता है अगले 1-1.5 महीने के अंदर प्राइजेस एक कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी है। जो नीचे में 64-65 तक का लेवल दिखा सकता है वहां पे फेज मैनर में लेना चाहिए। हाँ, योगेश जी ने जिस ढंग से बताया कि करंट फंडामेंटल चाहे हम सेंट्रल बैंक की बाइंग करें देखे या रिसेशन का फियर देखे, ETF में बाइंग आना चालू हो चुका है। ये सबको देखते हुए ईयर एंड तक जो हमने 70 का लेवल रखा था ये अब रिवाइज करके ऊपर में 72,500 73 तक के भी लेवल दिखा देगा। बट करंट लेवल से मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली, क्योंकि आप बाइंग भी करेंगे ना तो जो रिटर्न बनना है गोल्ड में वो थोड़ा कम बनेगा। तो बेटर है थोड़ा वेट कीजिए। अगले 1-1.5 महीने के अंदर जून में रेट कट होगी यूएस में, उससे पहले मुझे लगता है कि एक बार गिरावट बन सकती है। जो इंटरनेशनल में 2100 से 2120 डॉलर के बीच का एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट के चलते 64-65 का एक दायरा बनेगा, वहां पे आपको फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एंट्री करने का मौका। सबसे बेस्ट कब रहेगा उस पर राय। रेनेसा जी, मैं तब तक वापस आपके पास आ रहा हूँ। थोड़ा सा फंडामेंटल के हिसाब से हमें बताइए, ये फंडामेंटल्स के खिलाफ है ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं या फंडामेंटल्स के मुताबिक ही है? फंडामेंटली किस तरह का अभी सिनारियो है? फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है गोल्ड के। 2024 जो है एक गोल्डन ईयर माना जा रहा था फॉर गोल्ड। इस साल के शुरुआत में मेरे भी टारगेट्स थे कि गोल्ड $2,350 तक जा सकता है, 70,000 के आसपास इंडियन लेवल्स में प्राइसेस टच कर सकता है। बट ये जो रैली आई है बहुत ही तेजी से आई है 3 महीनों में, तो इसलिए मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत रिस्की है। ग्रेजुअली जब मार्केट बुल मार्केट में आता है, ग्रेजुअली 2 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन इस तरह से बढ़ता है, तो उसे एक बोलते हैं कि हाइजीनिक रैली रहती है, डिसिप्लिन वे में हो रहा है। बट इस तरह से मुझे थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा ओवरबॉट लेवल्स है। फंडामेंटल्स देखें तो मुझे लगता है कि सबसे बड़े जो टॉप 5 फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, सबसे पहला है जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो रशिया यूक्रेन में, इजराइल ईरान में बने हुए हैं और लगातार हम नए न्यूज देख रहे हैं। सेकेंडली, जिस तरह से आप देखेंगे तो फिस्कल डेट जो है यूएस का वो लगातार बढ़ रहा है, 34.5 ट्रिलियन डॉलर से आगे बढ़ चुका है। और हर साल आप देखेंगे तो फेड के पावर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। ऑलरेडी इनको 2 डाउनग्रेड्स आ चुके हैं। अब अगर तीसरा डाउनग्रेड आता है यूएस को तो वो एक बहुत नेगेटिव फैक्टर रहेगा। तीसरा है डी डॉलराइजेशन जो सेंट्रल बैंक की बाइंग है। लगातार सेंट्रल बैंक पिछले 2-3 सालों से जो बाय कर रही है गोल्ड, वो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। एंड अब बाकी भी देखेंगे खुद के इसके जो डिमांड फैक्टर्स हैं वो भी काफी पॉजिटिव है। ईटीएफ डिमांड इतनी नहीं उभर के आ रही है, बट ये सेंट्रल बैंक डिमांड काफी स्ट्रांग है। इस साल हम चौथा फैक्टर है जो ग्लोबल मॉनेटरी ईजिंग देखने वाले हैं, जो सारे सेंट्रल बैंक से अपने रेट कट्स करने वाले हैं, वो भी प्राइसेस के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। एंड सबसे बड़ा जो नेग्लेक्ट किया जा रहा है वो है इलेक्शन ईयर है इस बार। तो यहाँ पे ग्लोबली 50% जो हमारा ग्लोबल पॉपुलेशन है इस बार इलेक्शन पोल बूथ्स में जाने वाली है। 64 कंट्रीज में इलेक्शन होने वाला है, तो ये काफी वॉलेटिलिटी प्राइसेस में लाने वाला है। एंड इसकी वजह से काफी अनसर्टिनिटी है कि क्या होने वाला है। सबसे बड़ा जो है कि यूएस में क्या होने वाला है, ट्रम्प एंड बिडेन की जिस तरह से फाइट चल रही है, तो ये सारी अनसर्टिनिटीज को देखकर फंडामेंटल्स मुझे लग रहा है काफी पॉजिटिव है। अभी भी ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। मेरा अभी भी टारगेट है कि हम $2,400 तक प्राइसेस को जाते हुए देख सकते हैं एंड इंडियन टर्म्स में 71 to 72,000 तक जाते हुए देख सकते हैं। बट अभी शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एंड रिट्रेसमेंट आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में मेरा अभी भी काफी पॉजिटिव है। ऑलराइट, सो फंडामेंटल्स तो सही लग रहे हैं, लेकिन जैसा कि रेनेसा जी ने बताया, जो स्पीड है इस रैली की वो थोड़ा सा डराती है, थोड़ा सा सतर्क रहने पर मजबूर करती है। इस पर और बातचीत करेंगे, साथ ही साथ जो ग्लोबल सिचुएशंस हैं, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं और उनका जो इम्पैक्ट है सर्राफा पर, इस पर भी लेंगे राय। और फिर साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आम निवेशक को और आम उपभोक्ता को जो तैयारी कर रहे हैं उनको और थोड़ा सा बारीक विश्लेषण करके बताएंगे खास मेहमानों के साथ। देखते रहिए आपकी खबर, आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो लाइफ हाई पर गोल्ड सेल करें या होल्ड, ये है आज का हमारा विषय। आपकी खबर, आपका फायदा में सिंघल साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ पा रही है, थोड़ा सा जो मैं ट्रेंड पूछ रहा था आपसे कि किस तरह के हैं और जो खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या सलाह देंगे?
देखिए ट्रेंड तो अभी मार्केट थोड़ा भाव बढ़ने से एकदम से मतलब वेट एंड वॉच की स्थिति में है हम्म, और बाजार से ग्राहक नदारद है। हम्म, लेकिन अभी ब्याह शादियों का सीजन शुरू होगा तो मेरे ख्याल में ये खरीदारी का मौका है। अभी 74 से 75 हजार रुपए तक का हमें अनुमान है हम्म। कि ये सोना जा सकता है। अभी नीचे में अगर प्रॉफिट टेकिंग होगी तो 1 हजार रुपए ज्यादा टूट सकता है, 68 हजार रुपए एमसेक्स तक जा सकता है। लेकिन अभी इसमें तेजी बरकरार रहेगी, तो खरीदारी का मौका है कंज्यूमर के लिए। तो मैं यही कहूंगा अभी भी इसमें तेजी बाकी है। अच्छा, अभी इन्वेस्टर के लिए करें, ठीक है। केडिया साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? एक चीज ये भी देखी गई कि इंडिया प्राइस सेंसिटिव, हमारे जो कंज्यूमर है बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं। जैसे योगी जी ने भी कहा है कि देखिए सामने शादी ब्याह का सीजन है और बहुत बार हम देखते हैं, जैसे 2019-20 में भी हमने देखा था जब एकाएक हमने प्राइजेस को अगस्त के अंदर 56,000 का अभाव आते हुए देखा। इमीडिएटली हमने देखा कि जो ओल्ड गोल्ड है वो मार्केट में आना चालू होता है। लगभग मेरे को जहां तक याद आ रहा है 2020 में करीबन 120 टन सोना मार्केट में ओल्ड गोल्ड के रूप में आ चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी शादी ब्याह का सीजन भी और अचानक से जो 8,000 रुपए की तेजी डोमेस्टिक मार्केट में आई है, यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस बार फिजिकल मार्केट कॉशियस हो जाता है, क्योंकि अगर ये 1,000-2,000 रुपए की तेजी होती तो डेफिनेटली एक लोगों को लगता है कि और बड़ी तेजी आएगी, बट एक साइकोलॉजिकली 70,000 का जो लेवल था वो अब अचीव हो गया है। तो मुझे लगता है कि ओल्ड गोल्ड आने की वजह से इंपोर्ट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा और उसी की वजह से एक पुल बैक आना बहुत जरूरी है मार्केट में। बट हाँ, डोमेस्टिक मार्केट में हम देखते हैं कि गोल्ड एक रिचुअल है हमारे इधर, चाहे शादी ब्याह हो चाहे गिफ्टिंग हो, वहां पे लिया जाता है। बट एकाएक 8,000 रुपए की जो तेजी आई है उसकी वजह से मुझे लगता है कि प्राइजेस में थोड़ा पुल बैक देना चाहिए। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। अब रेनेशा जी, थोड़ा सा विदेशी बाज़ारों के जो इम्पैक्ट्स हैं उनका भी असेसमेंट करके हमें थोड़ा सा बताइए। अमेरिका में जो ग्रोथ डेटा है वो उम्मीद से बेहतर रहा। वहाँ पर जो महंगाई है वो 2.5% से ऊपर है। बाज़ार को ऐसा लग नहीं रहा है कि अमेरिका का केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में ज़्यादा कटौती करेगा, क्योंकि वो 2% का तक लाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। तो ओवरऑल आप फेडरल जो कमेंट्री होगी उससे क्या उम्मीद कर रही हैं और उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? जी दीपक जी, इस साल देखें तो जो टॉप 3 मैक्रो इकोनॉमिक थीम्स हैं जो प्राइजेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं वो है इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और ग्रोथ, जो आपने बताया। यही तीनों फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिकली सारी करेंसीज एंड कमोडिटीज को इम्पैक्ट करेंगे। एंड इस इन टर्न हम देखेंगे कि गोल्ड के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले अगर इन्फ्लेशन को ले तो यस कि जो सेंट्रल बैंक का टारगेट है वो है 2%, ना सिर्फ फेड का बट बाकी की जो G7 या G10 कंट्रीज है सबका यही टारगेट है कि 2% इन्फ्लेशन आ जाए। तो एक्सपेक्टेड है कि इस साल इनका ये टारगेट अचीव हो जाएगा। एंड इस वजह से वो इंटरेस्ट रेट्स जो इतने टाइम से बढ़ाए और रखे हुए थे उसको वो कट स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में हम देखेंगे कि कट स्टार्ट हो सकते हैं। तो फेडरल रिजर्व इस साल एक्सपेक्टेड है 3 बार कट कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर अगेन 2025 में 3 कट्स एक्सपेक्टेड है, 2026 में भी 3 और कट्स एक्सपेक्टेड है। तो जो भी 5.5% इंटरेस्ट रेट है यूएस में वो ग्रेजुअली 3% तक आ जाएगा। और बाकी यूके एंड यूरोजोन में भी एक्सपेक्टेड है कि 2.5 से 3% के आसपास स्टेबल होगा। तो एज ऑफ नाउ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये बता रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स वापस 0 लेवल तक नहीं जाएंगे, बट यस 2.5-3% के आसपास जाके 2 सालों में रुक जाएंगे। और इस वजह से ग्रोथ पे काफी इम्पैक्ट आया है। आप देखेंगे 2 सालों से इन्फ्लेशन इतना बढ़ा हुआ था, इंटरेस्ट रेट्स लगातार बढ़े हुए थे, तो यूएस और यूके यूरोजोन में सब पे ग्रोथ पे काफी इम्पैक्ट हुआ है। हमने देखा है कि यूएस जो है बेटर परफॉर्म कर रहा है यूके एंड यूरोजोन से। तो जो आपने बताया जैसे 2.5% ग्रोथ रेट्स नंबर आए हैं, मुझे लगता है वो ग्रेजुअली और कम होगा। इस साल एक्सपेक्टेड है, मुझे लगता है कि जो ग्रोथ है जीडीपी यूएस का ग्रेजुअली कम हो सकता है, रिसेशन में शायद ना भी जाए, बट ग्रोथ काफी हैम्पर होगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन काफी हाई लेवल्स पे रह चुके हैं पिछले 2-3 सालों से। तो ये एक जो ये फैक्टर है ये ओवरऑल तीनों की तीनों चीजें पॉजिटिव है गोल्ड के लिए। ग्रोथ रेट कम होती है वो भी पॉजिटिव है, इंटरेस्ट रेट कट होता है वो भी पॉजिटिव है, और इन्फ्लेशन 2% टारगेट पे आता है तो भी पॉजिटिव है। तो ये सारे तीनों मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स गोल्ड के लिए इस बार पॉजिटिव है 2024 में। ऑल राइट।
अब देखिए, आपने जब पूरा ओवरऑल ईयरली असेसमेंट दिया है प्रोजेक्शंस 2024 के, तो केडिया साहब मैं आपसे यही पूछूंगा, और हमने देखा कि मोटा मोटा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। अगर जियोपॉलिटिकल सिनारियो में, स्पेक्ट्रम में कुछ स्टेबिलिटी आ जाती है या टेंशन्स कम होती हैं, तो फिर सब धड़ाम हो जाएगा सर क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, गोल्ड में जो तेजी आई है, हमने एक दिवाली पे एक अच्छी रिपोर्ट भी निकाली थी जिसमें हमने 24 फैक्टर दिए थे जो गोल्ड में तेजी करेगा। तो नो डाउट एक वॉर प्रीमियम, आप देखिए रशिया यूक्रेन की लड़ाई कोई ऐसा नहीं कि 1-2 दिन से चल रही है, पिछले 2 साल से चल रही है। तो ऑलरेडी हमें पता है आज नहीं तो कल अगर खत्म होता भी है तो उसका एक थोड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा। इजराइल का ऑलरेडी हम देख रहे हैं, तो ये ऑलरेडी फैक्टर इन है पहली बात। लेकिन इसके अलावा भी काफी चीजें हैं जो मैं 24 पॉइंट एक थोड़ा मैं लाइन अप करता हूँ। पहला है इंटरेस्ट रेट। तो हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट में इंटरेस्ट रेट की कटौती का स्टार्ट हो चुका है 2024 में। हमने देखा सबसे पहले यूएस स्टार्ट किया, फिर यूरोप में भी है या यूके में भी, सभी जगह रहेगा। सेकंड है इन्फ्लेशन। आज जो उनका टारगेट था 2% का इन्फ्लेशन रहेगा, वो अभी भी अचीव नहीं है। अभी भी हम देख रहे हैं 3.12 के ऊपर ही मेंटेन है। वो समय लगेगा। 1970 में भी एटलीस्ट को 2 साल लगा था कि इन्फ्लेशन नॉर्मल में आए। तो इन्फ्लेशन के बाद है जियोपॉलिटिकल टेंशन जो आपने बात किया। सेंट्रल बैंक पिछले 2 साल से कंटिन्यू सेंट्रल बैंक कंटिन्यू बाइंग कर रहा है, वो अभी भी जारी है। गोल्ड जीएससीआई वर्सेस S&P 500, जिस दिन से इक्विटी इन्फ्लेटेड है तो कहीं ना कहीं रिस्क बना हुआ है। अगर इक्विटी में करेक्शन आता तो सेफ हेवन बाइंग वो गोल्ड में आएगा। ETF की डिमांड अब तक नहीं बनी थी, लेकिन अब जिस दिन से सोने और चांदी में एक पॉजिटिव रिटर्न बनना चालू हो चुका है तो ETF की आएगी। तो ऐसे करके हम काफी रीजन है, फेस्टिवल डिमांड है, गोल्ड लीज रेट है, साथ में गोल्ड म्यूचुअल फंड में, वर्ल्ड के प्रोडक्शन में है। तो ये सभी डॉलर इंडेक्स जो हम अभी देख रहे हैं 104, 105 के करीब है। तो काफी अदर फैक्टर भी है जो गोल्ड को आगे जाके सपोर्ट करेंगे। एब्सोल्युटली सर। अच्छा सिंगल साहब, आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं कि भाई फेस्टिवल सीजन अब आ चुका है, हमको सोना लेना है, कोई ऐसी विंडो आप देख रहे हैं जहां पर थोड़ा सा भाव ठीक ठाक हो, फटाक से जाकर मौका लपक लिया जाए? देखिए, अभी ग्राहक भी परेशान है, उनकी अप्रोच से बाहर है। अच्छे लोग, अच्छे ग्राहक वो अपना बजट देख रहे हैं और वो अपना गिफ्ट के लिए आइटम नहीं खरीद पा रहे हैं। वो बार बार तुलवाते हैं दुकानदार से, उसका अमाउंट पूछते हैं, वो अप्रोच से बाहर हो चुका है। ये भाव जो है ना, एक्चुअल में त्राहिमाम किए हुए हमारे देश के जितने भी बायर हैं सभी के लिए। लेकिन जैसा आपने कहा था कि अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन खत्म हो जाए, अगर वर्ल्ड वार का खतरा खत्म हो जाए, तो सोना नीचे ही आना होगा। अब सर जिसके घर में शादी है वो वर्ल्ड वॉर कहां से जाकर खत्म करेगा सर? ये तो सीधे पूछ रहे हैं, वो तो पूछ रहे हैं सिंगल साहब है, हमास का युद्ध है। सिंगल साहब एक सिंगल विंडो बता दो बस, कब जाके ले लें तुरंत शादी वाला गहना? सर ये तो आज ही ले लीजिए, क्योंकि 1000 रुपए का सोने का भाव गिरेगा भी तो रात में गिर जाएगा, अपना अचीव कर जाएगा 68,000 रुपए का लोन। लेकिन ग्राहक को दिन में देखने को नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो 100, 200, 500 रुपए का भाव मिल भी गया तो उससे कोई फर्क उसकी ज्वेलरी पे नहीं पड़ना, उसके बजट पे नहीं पड़ना। आज ये बजट 50,000 रुपए के ऊपर 60,000 से 70,000 रुपए तक जा चुका है। तो ग्राहक के बिल्कुल अप्रोच से बाहर हो चुका है और खरीदारी ना के बराबर है। या वो पुराना सोना देके नया सोना लेके वो इस तरह से अपनी इज्जत बचा रहा है। एक अच्छे लोगों की अप्रोच से ये सोना बाहर हो चुका है। जी केडिया साहब कुछ जोड़ रहे हैं क्विकली सर? बिल्कुल, योगेश जी ने जैसे कहा कि गोल्ड अप्रोच के बाहर हो रहा है, तो चांदी को हम गरीबों का सोना भी बोलते हैं गोल्ड। और जिस ढंग से चांदी अभी तक आउट परफॉर्म नहीं की है, मुझे लगता है चांदी ईयर एंड तक की बात करें या जिस ढंग से पिछले 2-3 दिनों में ही रैली की है, 95,000 का लेवल आराम से दिखा देगा। इंटरनेशनल में हमने देखा काफी बैंकर्स के जो नए अपडेट्स आए हैं वो $28-29 के टारगेट पकड़ रहे हैं। मुझे लगता है $30 का लेवल और रुपए की गिरावट को देखते हुए 90-95 का लेवल चांदी दिखा सकता है, और ट्रेंड भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो मुझे लगता है जो सोने में चूक चुके हैं उनके लिए चांदी एक अच्छा मौका बन सकता है। चलिए, तो सोने में अगर आप चूक गए हैं तो चांदी में है आपके लिए मौका। लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भाई हर किसी की झोली भरती रहे, एक खरीदारी लौटे, जैसा कि सिंगल साहब भी कह रहे हैं, सबके दायरे में आए सोना, और जो भी परिस्थितियां हैं, कम से कम अनसर्टेनिटीज़ जो वॉलेटिलिटी है उस पर कोई लगाम लगे। पर देखते हैं आने वाले समय में किस तरह की ट्रैजेक्टरी होती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तीनों मेहमानों ने आपको गोल्ड पर जो मौजूदा पर्सपेक्टिव है और साथ ही साथ आगे की ट्रैजेक्टरी और प्रोजेक्शंस हैं वो बता दिया होगा, एक बेहतर डिसीजन लेने में आपको मदद करेगा। थैंक यू सो मच आप तीनों का। सिंगल साहब थैंक यू सो मच सर, केडिया साहब थैंक यू सो मच सर, रेनिशा चेनानी थैंक यू सो मच मैम आपका शो में आने के लिए। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।